सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 3 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय इस क्रम में है दुराग्रहों का दायरा, फिर वैकल्प के मोर्चे, अंगदान से जुड़ी जीवन की उम्मीदें। दुराग्रहों का दायरा। मौजूदा लोकतांत्रिक स्वरूप में आने तक दुनिया ने वैचारिक पूर्वाग्रहों से कई दुखद दौर देखे हैं। नस्लीय दुराग्रहों पर आधारित नाजीवाद का वक्त उनमें से एक था और उसे पार पाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, कुर्बानियाँ दी गईं। इसके बाद आधुनिक विश्व में अगर कैसे किसी लोकतांत्रिक ढांचे वाले देश में ऐसी विचारधारा जड़ पकड़ती है और उसके निशाने पर कुछ खास समुदाय आते हैं, तो यह बेहद अफसोस और चिंता की बात है। जिन प्रवासियों ने ऑस्ट्रेलिया के विकास में योगदान दिया, सांस्कृतिक पहचान बनाई, आज उन्हीं को देश के लिए खतरा बताकर कई शहरों में आव्रजन विरोधी रैलियां निकाली जा रही हैं। इनमें खास तौर से ऑस्ट्रेलिया भारतीयों को निशाने पर लिया गया है। इस दौरान जिस तरह की सामग्री बांटी गई, उनमें नस्लवादी विचार तो थे ही, साथ ही इसकी जांच में इसे नव नाजी समूहों के संबंध का भी पता चला है। नियो नाजी इन्हें हम कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विश्व में जहां नाजीवाद की छाया से भी दूर रहना ज़रूरी माना जाता है, वहां कुछ लोग इसे आकर्षण में फंसे दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पनपन नव नाजियों का समूह छोटा अवश्य है, लेकिन इसका विस्तार इस देश की सामाजिक समरसता को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। गनीमत यह है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस तरह के दुराग्रहों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है, मगर पिछले दिनों नफरत पर आधारित कुछ घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे माहौल में भारतीयों की सुरक्षा और सहजता से जीने के अधिकार का मसला सबसे अहम है। अभी असल में ना इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ के कुछ सर्टेन ग्रुप्स का ये मानना है कि इमिग्रेंट्स जो कि बेसिकली इंडियंस कि यहाँ पे आ जाने से लोकल्स जो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी लाइफ में संकट आ चुका है। जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, फिर इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं इस समय रियल एस्टेट सेक्टर में। घर वगैरह सब उन्होंने खरीद रखे हैं, पूरी पूरी कॉलोनियाँ उनकी हो गई हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए कम हो गई हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, और इंडियंस ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि ऐसी बात है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में उल्टी कहानी है। इमिग्रेंट्स का सर्वाइवल इतना आसान नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया में, पर फिर भी कुछ लोग ज़बरदस्ती इश्यूज़ को बना के, मुद्दों को बना के टारगेट करते हैं। इसे हम एक तरीके से रेसिज्म भी कह सकते हैं, और इसे हम एक तरीके से प्रेजुडिस कह सकते हैं, या समाज में अस्थिरता बढ़ाने का तरीका भी कह सकते हैं। भारत सरकार को इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया से संवाद बनाए रखना चाहिए। देखिए, फिलहाल भारतीय मूल के 8.5 लाख लोग रह रहे हैं। देखिए, मात्र 8.5 लाख लोग रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं प्रवासन को समायोजित किया। इससे न केवल उसके विकास की रफ्तार बढ़ी, बल्कि दुनिया में उसकी बहुसांस्कृतिक छवि भी बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष ने भी नवजाजियों के रुख को शर्मनाक बताया है। हालांकि गवर्नमेंट ने अच्छी बात है समय रहते इस मूवमेंट को और इस चीज़ की भर्त्सना करी है और कहा है कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो सकता है हमारी धरती पे कि हम टारगेट करें इमिग्रेंट्स को। मगर देखते हैं आने वाले समय में कैसे होता है, क्या होता है। और देखिए, इमिग्रेंट्स को लेके तो एक तरीके से यूएस में भी लंबे समय से देख रहे हैं कि माहौल बनाया हुआ है, बट रियलिटी में वहाँ की इकोनॉमीज़ भी जानती हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़ जानती हैं कि इमिग्रेंट्स चाहे वो एशिया से हो, चाहे वो यूरोप से हो या यूएस में विभिन्न के देशों से आते हैं, वो लोग असल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो असल में इकोनॉमी के ड्राइवर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आके वो किसी की जॉब्स लेकर या फिर किसी की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके मौज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और एक नॉर्मल स्ट्रगलिंग लाइफ में ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, शक्ति का दम कई बार जल्दबाजी का वाहक बनता है। ये असल में डिप्लोमेसी को लेके वर्तमान में, और इस क्रम में जो फैसले लिए जाते हैं अक्सर उन्हें लेकर ऊहापोह बना रहता है। ऐसी स्थिति में आशंकाओं के घेरे की वजह से विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं प्रभावित होती हैं। अमेरिका ने जिस तरह एक तरफा तौर पर अपने यहाँ आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने का फैसला किया, मतलब जो इम्पोर्ट्स पे लगाया, मैं पहले ही सवालों के घेरे में था। उसके बाद जब उसने रूस से तेल खरीदने को लेकर भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब यह साफ था कि वह व्यापार वार्ता में अपनी शर्तों पर भारत की हामी चाहता है। मगर पिछले कई दशकों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का जो स्वरूप खड़ा हुआ है,
उसमें भारत के लिए अमेरिका की हर बात मानना संभव नहीं है। भारत ही देख भी रहा है। ये वजह है कि अमेरिका के रुख में सख्ती के समानांतर भारत ने झुकने की बजाय अपने लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है। एक शानदार कूटनीति का परिचय देते हुए भारत ने रूस और चीन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया और चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी अपना हित के मुद्दे को शामिल कराने में कामयाबी हासिल की। अब गौरतलब है कि रूस और भारत के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के कई प्रश्न हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल आर्थिक मुद्दों को केंद्र में रखकर भारत ने जो कूटनीतिक बिसात तैयार की है उसमें रूस की अहम भूमिका में है। अगर रूस और चीन के साथ संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े तो स्वाभाविक ही इसे एक नया समीकरण बनेगा और जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अमेरिका के लिए चुनौती साबित हो सकता है। और यही वजह है कि शुल्क लगाने को लेकर बेहद हड़बड़ी में कदम उठाने के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के आए दिन ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे दबाव पैदा करके भारत के फैसलों को प्रभावित करना चाहते हैं। अमेरिका की ओर से एक दिन शुल्क लगाने की उपजी समस्या का समाधान निकालने की उम्मीद जताई जाती है तो अगले दिन धमकी या दबाव की भाषा अख्तियार कर ली जाती है। वो दोनों बातें कभी कभी न्यूज़ ऐसी आती है कि पॉजिटिव जा रहा है, ये मैटर को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करा जा रहा है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, मगर बाद में आती है कि ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करा जा रहा है। तो चीज़ें हैं, इसे ही कहते हैं पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करना देशों को मजबूर करने के लिए। ये विचित्र है कि बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच अमेरिका को यह समझने की ज़रूरत नहीं लगी कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रह गई है। भारत निश्चित रूप से अपने हित में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को एक संतुलित आकार देना चाहता है, लेकिन अमेरिका के लिए अपनी शर्त ज़्यादा अहम हो गई लगती है। ये वजह है कि भारत ने वैकल्पिक उपाय के रूप में रूस और चीन के साथ सहयोग के मोर्चे की दिशा में ठोस कदम उठाए। जब इसके नतीजे में रूस और चीन की ओर से भारत को लेकर एक विकस्मत प्रतिक्रिया देखने को मिलने लगी तो अमेरिका के व्यापार सलाहकार इस चिंताजनक बता रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपने ही विरोधाभासी फैसलों से घिरा रहता है तो उसे भारत के अपने हित में उठाए गए कदमों से परेशानी क्यों होनी चाहिए। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुद्रव्य विश्व में अमेरिका सहित किसी भी देश की मनमानी नहीं चल सकती। मल्टीपोलर सोसाइटी है अपने आप में, मगर फिर भी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, कैसे इस पे रिएक्शन आता है यूएस का। अगला है अंगदान से जुड़ी जीवन की उम्मीदें। चेतनादित्य आलोक साहब लिखे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे अनमोल उपहार क्या हो सकता है। उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे बड़ी सेवा का कार्य कौन सा हो सकता है और उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका यदि सबसे सटीक जवाब देना हो तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर होगा अंगदान। गौरतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति जो दोनों हाथों या पैरों अथवा आंखों के नहीं होने के कारण बेबसी भरा जीवन जीने के लिए बाध्य हो, या जो व्यक्ति कॉर्निया, हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे और अग्नाशय आदि से किसी अंग के अभाव में जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हों, क्या उसके लिए अंगदान जीवन का सबसे अनमोल उपहार और सबसे बड़ा चमत्कार साबित नहीं होगा। इसी प्रकार पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए अंगदान सबसे बड़ी सेवा और गर्व का विषय होना चाहिए। गौरतलब है कि यदि मार्च 13 में महाराष्ट्र के छिंदवाड़ा निवासी परिवार ने शोक की घड़ी में दिमागी तौर पर मृत अपने 18 वर्षीय पुत्र के अंगदान करने का निर्णय नहीं लिया होता तो मृत्यु के गर्त में समाने के लिए मजबूर नागपुर के 2 लोगों की गुर्दे प्रत्यारोपित कर जीवन का सबसे अनमोल उपहार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये ऑर्गन डोनेशन वगैरह के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन उसे हम कहते हैं नोटो। ये आपकी भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे मॉनिटरिंग करती है। ऐसे तमाम लोग जो अपने जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी मानवता के हित और सजीवन के उत्कर्ष को महत्व देते हुए अंगदान करने का निर्णय लेते हैं, वह सदा सर्वदा धन्यवाद और सम्मान के अधिकारी रहेंगे। हालांकि मार्च 13 में वह परिवार अपने पुत्र के अंगदान के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब वह मानते हैं कि बेटे के अंगदान का निर्णय अच्छा था और होना भी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बच सकती है। इसी वर्ष इसमें कई कहानियाँ बताई गई हैं जिससे लोगों की जीवन बदले हैं और किसी का ऐसा फ़ायदा हुआ है जिससे जीवन मिला हो। भारत में अंग प्रत्यारोपण की मांग और अंगदाताओं की संख्या में भारी अंतर होने से अंग प्राप्ति के लिए
प्रतीक्षारत लोगों का जीवन प्रतीक्षारत लोगों का जीवन दुश्वार होता जा रहा है। अब एक समस्या जो इस पूरी मैटर में है हमारे सामने, ऑर्गन डोनेशन की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, डोनर्स अभी भी कम हैं और जो एप्लीकेंट्स हैं ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण दिमागी तौर पर मृत रोगियों से अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी है। देश में 85% अंगदान जीवित व्यक्तियों यानी परिजनों द्वारा और केवल 15% ब्रेन डेड रोगियों से होते हैं, जबकि 90% अंगदान दिमागी तौर पर मृत रोगियों से होना चाहिए। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.8 लाख लोग गुर्दे पूरी तरह खराब होने, 80,000 लोग यकृत पूरी तरह खराब हो जाने और 50,000 लोग हृदय रोगों के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में रहते हैं। जबकि भारत में अंगदान की दर प्रति 10 लाख के पर केवल 0.86% है। देख रहे हैं आप कितना कितना लो परसेंटेज है। मतलब जिस रेट से लोग के ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं वो रेट बढ़ता जा रहा है, मगर अवेलेबल डोनर्स की जो लिस्ट है वो स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइनिंग है। अवेयरनेस उस स्तर पे अभी नहीं हो पाया लोगों में कि वो समझ सकें कि क्या ये भी चीज़ हो सकती है जीवन में। लिवर ट्रांसप्लांट इत्यादि के बहुत रेसिपिएंट्स हैं। विश्व संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अंगों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 2 लाख यकृत की, 1.5 लाख गुर्दा संबंधी और 50,000 लोग हृदय की बीमारियों से प्रतिवर्ष जान गंवा बैठते हैं। तात्पर्य यह है कि अंगदान और प्रत्यारोपण की दिशा में प्रगति तो हो रही है, लेकिन मांग और आपूर्ति के बीच खाई नहीं मिट रही। इस खाई को पाटने के लिए प्रचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए देश भर में अंगदान के प्रति लोगों के जागरूक करने लाभकारी साबित हो सकता है। बिल्कुल आप आउटरीच कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा दुनिया भर में सर्वाधिक अंगदान करने वाले देश स्पेन की ऑप्ट आउट प्रणाली भी भारत में अंगदान को बढ़ाने के कार्य एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस प्रणाली के अनुसार स्पेन में प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात अंगदाता होता है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का इसी वर्ष 1 जुलाई से अंगदाताओं के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रेरक कदम माना जा सकता है। देखिए कितना बढ़िया तरीका मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला कि बतौर गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जाएगा सम्मान उसे। सम्मान के साथ जो भी व्यक्ति मृत होने के बाद अपना अंगदान करता है या ऐसे पहल करता है कि मेरे मृत्यु होने के बाद अंगदान किए जाएं, ऐसे लोग को गार्ड ऑफ ऑनर देगी मध्य प्रदेश सरकार। ये निश्चित रूप से अंगदान के बढ़ावा देने में सहायक साबित होगा, बिल्कुल होगा। देखिए बिल्कुल, अब देखिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। कुछ लोग की धार्मिक भावना जुड़ी होती हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, पर हम लोगों को अवेयर करके अगर कुछ बेहतर कर पाते हैं तो हम शायद इससे किसी की ज़िंदगी बचा सकें। अंधविश्वास और आदि अंधविश्वास आदि सामाजिक विकृतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना तथा सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में अंगदान के लिए अनुकूल एवं आधुनिक व्यवस्था करना भी ज़रूरी है, ताकि यथासमय स्वास्थ्य एवं सुरक्षित अंगदान सुनिश्चित किया जा सके। अंगदान जैसे मानवीय अभियान को सफल बनाने के लिए ढांचागत व्यवस्था को आधुनिक बनाने के अलावा इस कार्य को राष्ट्र, संस्कृति और समाज के लिए सम्मान गौरव का प्रतीक बनाने की भी आवश्यकता है। इस अंगदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या उसके परिजन इस बात के लिए संतुष्ट और निश्चित रहेंगे कि उसने अपने अंगों का दान उचित समय और प्रस्थान पर किया। साथ ही वह सम्मानित और गौरवान्वित भी महसूस कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे लोगों को भी प्राउड फील होगा अगर उनके किसी छोटे से योगदान से किसी का जीवन बच जाए। इससे बड़ी बात जीवन में क्या ही हो सकती है। ये सम्मान की बात है अपने आप में। बहुत ही बढ़िया संपादकीय है चेतन आलोक साहब के द्वारा। इसमें आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूरत है, एक तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में और कंट्री से कैसी कैसी पहले हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे स्पेन की हमने बात करी है। नोटो के बारे में जानने का प्रयास करिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गन डोनेशन को मॉनिटरिंग करती है। और सॉल्यूशंस पे जानने का प्रयास करिए, क्या अवेयरनेस हो सकते हैं मध्य प्रदेश की तरह और बेहतर, और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम लोगों को इसकी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं ताकि किसी का जीवन बच सके और समाज में एक पॉजिटिव आउटलुक बने ऑर्गन डोनेशन को लेकर। तो फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।